हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 28 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 का CBT 1 RRB NTPC पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. ओके, and in this series you are going to get the detailed solution of each and every question. We will cover all 100 question in two parts. 50-50 के पार्ट्स में दो पार्ट्स आएंगे वीडियोस के, और उसमें हम टोटल क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन कवर करेंगे. Do like and subscribe my channel for more such videos, and I will try to cover almost each and every previous year question paper till date. Okay, let's see the first question. Select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term. Okay, अभी तक हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, आपने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखे होंगे इन RRB NTPC, दैट इज बेस्ड ऑन एनालॉगी. ठीक है, और एनालॉगी का मैंने एक सीरीज भी दिया है on my channel where I have covered all the analogy questions, so you can go on the channel and check the playlist, and there you will get a series of analogy जहाँ पर सारे ही competitive exams में आए हुए questions based on analogy उसमें covered हैं. So that is an important part for you. Okay, so let's see. You have to tell teas to leaves. जो रिलेशन टी और लीव्स यहाँ पे शो कर रहे हैं वही सेम रिलेशन हमें कॉफी के साथ बताना है किसका होगा. सो एज टी इज अ टाइप ऑफ लीव्स. ठीक है, जो टी है वो क्या है, टाइप ऑफ लीव्स है, पत्ता है वो एक तरह का. ठीक है, सो कॉफी क्या है, कॉफी इज अ टाइप्स ऑफ बीन्स. कॉफी बीन्स के फॉर्म में होता है ना, तो जिस तरीके से जो चाय पत्ती की होती है दैट इज अ काइंड ऑफ लीव. And what about coffee? Coffee is in the form of beans. ठीक है, so your first option is the answer. Second question, which number is 30% less than 70? ठीक है, 30% less than 70 हमें बताना है. So हमारे पास नंबर क्या है, 70 है. So which number is 30% less than 70? We have to find out. तो 70% of 70 हम पहले निकालेंगे, क्योंकि 30% क्या है, लेस है. तो बचा क्या, 70% बचा. तो लेट अस कैलकुलेट 70% ऑफ 70. तो क्या हो जाएगा, 70 इंटू 70 अपॉन 100, दैट इज 49. ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 49. द आंसर इज थर्ड ऑप्शन. ठीक है, क्वेश्चन इज विच नंबर इज 30% लेस देन 70. तो जो कौन सा ऐसा नंबर है जो 30% लेस है, तो ऑब्वियसली बात है 70% उसका रिमेनिंग पार्ट होगा, तो हम 70% ऑफ 70 निकाल देंगे. सो दैट इज योर आंसर 49. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. By selling 200 pence, a shopkeeper gains the selling price of 40 pence. Find the gain percentage. ठीक है, मैं यहाँ पे gain percentage बताना है. तो हमें ये पता चल रहा है कि हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है. गेन है तो इट मीन्स सेलिंग प्राइस जो है 200 पेंस का दैट इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 पेंस. ओके, ये क्लियर है, तभी तो हमारे पास गेन हो रहा है. एंड देन इट इज सेइंग दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेंस. ठीक है, तो जो गेन है, अ शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेंस. जो गेन है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेंस. जो गेन है दैट इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेंस. ठीक है, 40 पेंस के गेन के बराबर है. तो जो हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ 200 पेंस है माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 पेन, वही वैल्यू आ गई यहाँ पे. अब यहाँ से हम क्या पता कर लेंगे, वैल्यूज सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की. ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया. अब ये क्लियर है कि जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 पेंस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस. तो जो सेलिंग प्राइस है वो 40 पेन और 200 पेन दोनों की है. तो जब ये वैल्यू इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, सेलिंग प्राइस ऑफ 200 माइनस 40. ठीक है, ये बचेगा. अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, ये इधर आ जाएगा. यहाँ हमारे पास है 200 माइनस 40 अपॉन 200. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट समझेंगे. स्टेटमेंट कह रहा है दैट हमें गेन हो रहा है, तो गेन हो रहा है तो इट मीन्स सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 200 पेंस इज ग्रेटर देन
कॉस्ट प्राइस। उसके बाद जो गेन है वो बोल रहा है शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेन्स। तो जो 40 पेन्स की गेन है, तो गेन क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेन, बाकी सारी वैल्यूज वही है। सिंपली यहाँ से हमने कॉस्ट प्राइस को ट्रांसफर कर दिया टू द अदर साइड। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 पेन इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, यहाँ कॉमन है, दैट इज कॉमन, एंड इन बॉक्स इट विल बी लेफ्ट 200 माइनस 40। आई होप अप टू दिस इट इज क्लियर। नाउ कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 160 अपॉन 200, 0 0 कैंसिल कर देंगे, 4 4s are 16, 4 5s are 20, वी आर गेटिंग 4 अपॉन 5। 4 अपॉन 5 क्या है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो आ गई। ठीक है, नाउ सिंपल हमें गेन परसेंट पता करना है क्वेश्चन में, तो गेन परसेंट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस 5 है, कॉस्ट प्राइस 4 है, 5 माइनस 4 अपॉन कॉस्ट प्राइस 4 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 1 अपॉन 4 इंटू 100, 4 से कट होगा, वी विल गेट 25%, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? 25% is your answer. Question 4. Which of the following statement is not correct about mangrove forest? ठीक है, correct नहीं है, not. I told you always observe the question properly. Not word से answers change हो जाते हैं, तो not correct है. So let's see the first option. Mangrove trees grow in areas with oxygen rich soil. तो पहला ये statement गलत है, क्योंकि mangrove can survive in low oxygen. Okay, they can survive in low oxygen. So mangrove absorbs system absorbs oxygen from the atmosphere. Atmosphere से absorb करता है, but it can survive with less oxygen. Okay, तो पहला ही statement आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सारे पॉइंट्स भी पढ़ लेंगे, इट इज इम्पोर्टेंट, आपको उसकी प्रॉपर्टी याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 75, x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है 75, and sin x is to sin y is equals to 1 upon root 2 plus is to 1 upon 2। तो x और y की वैल्यू बतानी है। तो अगर हमें पता है कि x और y का सम x प्लस वाई 75 दिया हुआ है, सो इससे ये क्लियर होता है कि जो दी हुई वैल्यू है x और y वो क्या हो सकती है। व्हाट आर द पॉसिबल टू वैल्यूज, लेट्स कैलकुलेट इट। यहाँ क्वेश्चन में साइन x और साइन y, इसकी भी वैल्यू दी हुई है इज टू साइन y, जो कि 1 रूट 2 इज टू 1 अपॉन 2 है। तो x इज टू y क्या होगा, इफ यू सी साइन x 1 रूट 2, तो 1 रूट 2 साइन x कब होता है, व्हेन इट इज 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम एक चीज क्लियर करेंगे कि जो साइन x की वैल्यू 1 रूट 2 दी हुई है, मीन्स x की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री है, क्लियर। और यहाँ पे जो y दिया हुआ है साइन y, साइन y की वैल्यू क्या होती है, सॉरी साइन y जिसकी वैल्यू 1 अपॉन 2 है, तो 1 अपॉन 2 कब होता है, व्हेन y इज 30 डिग्री, व्हेन y इज 30 डिग्री, क्लियर। तो साइन 45 और 30 का सम 75 दिया हुआ है, तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन हो गया, x और y की रेशियो क्या हो गई 45 इज टू 30 और इनका सम 75। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 5 9s are 45 and 5 6 are 30, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3:2, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 3:2, फोर्थ ऑप्शन इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द एलसीएम ऑफ, इसका एलसीएम बताना है। यू कैन सी ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये सब फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब भी आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर्स दिए हो और उसमें एलसीएम कैलकुलेट करना हो, तो द इजीएस्ट वे इज, जो ऊपर दिए हुए नंबर हैं हम उनका एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकालेंगे 3 4 5 6 का, और नीचे जो नंबर दिए हुए हैं उनका हम एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो कौन कौन से नंबर है, 2 6 8 और 10। नाउ सिंपली दोनों ही कैलकुलेट करने के मेथड्स हमें पता है। एलसीएम कैलकुलेट करना है, सो 3 4 5 6
कैलकुलेट करेंगे 2 से 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3 and 5 1 जार 5. So 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 and 12 5 जार 60. So simply हमारे पास LCM हो गया 60. और जब हमें HCF कैलकुलेट करना है 2 6 8 और 10 का, सिंपल वही मेथड यूज करेंगे 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8 and 2 5 जार 10. अब आपको पता है ये सारे ही नंबर इंडिविजुअली किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे. सो सिंपली 2 इज योर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो कट करेंगे 2 3 जार 6, 30 इज योर आंसर. सो सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा. जब भी इस तरीके से एलसीएम कैलकुलेट करने को आएगा, आप न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का HCF एंड देन यू विल फाइंड इट आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. व्हेन वी ट्रेवल across the countryside, we see red soils in many regions. What is the reason for its color? Red soil आपने बहुत जगह देखा होगा. So, red soil is a type of soil usually found in the tropical and deciduous forest of the world. कहाँ पे ज़्यादा कर पाए जाते हैं? Tropical and deciduous. ठीक है, ये फॉरेस्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं. It is found in the area that develop organic mineral layers under warm yet moist weather. ठीक है, वहां पे भी पाए जाते हैं क्योंकि रेड सॉइल है. सो दैट इज फेरिक ऑक्साइड. द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड इज द रीजन फॉर द कलर ऑफ सॉइल बीइंग रेड इन सम पार्ट ऑफ द इंडिया. सो दैट इज योर फर्स्ट रीजन. क्या रीजन है फॉर इट्स कलर? दैट इज द अबंडेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड. ज्यादा से ज्यादा फेरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से द सॉइल गेट रेड. इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रखेंगे. क्वेश्चन 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ. यहाँ पे आपको वैल्यू पता करनी है. सिंपल, ये बॉड मास पे बेस्ड है. पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है. सो 7 माइनस 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट है 7 माइनस 5 स्मॉल ब्रैकेट, जस्ट अ मिनट, 5 माइनस, अब ये जो स्मॉल ब्रैकेट है पहला ब्रैकेट ये सॉल्व होगा. 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 1. 4 minus 3 will be 1. Now next will be what? नेक्स्ट हमें ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है. तो यहाँ पे क्या है? 5 माइनस 1. 5 माइनस 1 डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 4. ठीक है, 4 हो जाएगा. अब हमें ये कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है. तो 7 माइनस 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 7 माइनस 4 है, दैट इज 4. सो 7 माइनस 3 माइनस 3 इज 0. द आंसर इज 7. फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट इसको बॉड मास रूल पे करेंगे. ठीक है, ब्रैकेट्स भी जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पहले स्मॉल फिर कर्ली फिर बिग ब्रैकेट, तो इस तरीके से सीक्वेंस में हम ओपन करते जाएंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन फिनिश अ टास्क इन 70 days. ठीक है, कुछ लोग हैं जो 70 डे में वर्क को कर रहे हैं. सो लेट द नंबर ऑफ मेन ओरिजिनली बी x. हम उन नंबर ऑफ मेन को x मान लेते हैं. Okay, they can finish the task in 70 days. If 10 more men are added to the existing task, उसमें 10 और लोगों को ऐड किया जा रहा है, then the task can be finished in 10 days. जो टास्क है उसको 10 ही दिन में खत्म कर दिया जा रहा है. 10 days less. So, finished in 10 days less मतलब कि जो हमारे पास ओरिजिनल डेज हैं 70, उससे 10 दिन कम, मतलब कि 60 दिन में कंप्लीट कर दिया जा रहा है. सो हाउ मेनी मेन वर देयर ओरिजिनली. तो पहले कितने लोग थे ये पता करना है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो एक्स मैन है, एक्स नंबर ऑफ मैन, दे आर कंप्लीटिंग द टास्क इन 70 days. ओके, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल्स टू इफ 10 मोर मैन आर एडेड. तो हमारे पास ऑलरेडी एक्स मैन है, उसमें 10 और मैन ऐड हो रहे हैं. ठीक है, टू द एग्जिस्टिंग टास्क स्टाफ, एंड देन द टास्क कैन बी फिनिश्ड इन 10 days लेस. तो जो नंबर ऑफ डेज था जो कि 70 था, वो अब घट करके 60 हो जा रहा है क्योंकि 10 days लेस लग रहे हैं इसमें. ये दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे. अब ये क्वेश्चन बन चुका है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट एक्स नंबर ऑफ मेन इज कंप्लीटिंग द टास्क इन 70 days. सो दैट इज वन थिंग. एंड द सेकेंड पार्ट इज सेइंग दैट जो एक्स है नंबर ऑफ मेन एग्जिस्टिंग मेन, उसमें 10 लोग और ऐड हो रहे हैं. तो x प्लस 10
and the number of days is getting 10 days less, so it will be minus 10. Okay, now let's just solve it and find out the value of x. ये हो जाएगा 70x, यहाँ पर आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 10 इंटू 60. फर्दर हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 60x प्लस 600. 60x को इधर भेज देंगे, हमारे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 600. x is equals to 600 upon 10. 0 0 will get cancelled. The answer is 60. थर्ड ऑप्शन. ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा 60. मीन्स ओरिजिनली कितने लोग थे? 60 लोग मिलके ये काम कर रहे थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. What is the least number which when increased by 7 is divisible by 16, 18, 24 and 28? तो अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं, यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया कि किस तरीके से तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं हर बार. तो ये जो क्वेश्चन है, अभी इस तरीके का क्वेश्चन हमने लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सॉल्व किया इन डिटेल. अब जब भी क्वेश्चन में लीस्ट नंबर पूछता है तो ऑब्वियसली बात है वी हैव टू कैलकुलेट अ एलसीएम. तो जो क्वेश्चन में दिया है दैट व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 7 इज डिविजिबल बाय ऑल दिस. ठीक है, तो पहले हमें इन सब का क्या पता करना है? एलसीएम पता करना है. हम पहले एलसीएम कैलकुलेट करेंगे. लाइक दिस. Okay, so what will be the multiplication of all this? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 into 9 and 9 into 7. Total we will get 1008. Okay, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1008. तो क्वेश्चन में बोल रहा है दैट व्हेन इंक्रीज्ड बाय 7, जो नंबर है दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 7. तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ये इंक्रीज हो गया 7 से, तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा? 1001. एंड दैट इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल. ओके, लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 7 इज डिविजिबल बाय ऑल. द नंबर इज 1001. इंक्रीज्ड था, so we have to subtract it, and the number we got is 1001, and that's your answer, third option. Now let's move to the next question. Question number 11. If the mean of the data is k, then find the value of k. अगर मीन डेटा की दी हुई है k, मीन्स मीन की वैल्यू k है, तो हमें k की वैल्यू पता करनी है. ओके, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, मीन्स ये x की वैल्यू दी है, और ये फ्रीक्वेंसी है, मीन्स ये f की वैल्यू दी हुई है. तो हमारे पास x और f है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? fx फाइंड आउट करना है. fx इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ x एंड फ्रीक्वेंसी. तो हमारे पास x और फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल क्या करेंगे? 3 इंटू के, तो यहाँ आ जाएगा 3k. 2 इंटू 2k, दैट विल बी 4k. 3 इंटू 3k, दैट इज 3k स्क्वायर. यहाँ पे आएंगे तो 4 इंटू 4k, दैट इज 16k. 5 इंटू 5k, 5 5 25k. ओके, अब हम इसका सम करेंगे, सम ऑफ fx. टोटल कर लेंगे सम ऑफ fx. तो जितने भी k वाले वैल्यूज है पहले उसको ऐड करेंगे. 3 + 4 7, 7 + 16 एंड 16 + 25, ये हो जाएगा 48k. प्लस k स्क्वायर की वैल्यू है एक, 3k स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा टोटल fx की वैल्यू आ गई. अब हम सिग्मा f करेंगे. सिग्मा f, तो इसका सम करने पे क्या आ जाएगा? k + 2k, 3k, 6k, 10k एंड 15k. ठीक है, प्लस करने पे हमारे पास 15k आ गया. हमें पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है. जब फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है तो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f. सिंपल. मीन क्वेश्चन में दिया हुआ है k, सिग्मा fx की वैल्यू है 48k प्लस 3k स्क्वायर अपॉन सिग्मा f की वैल्यू है 15k. ठीक है,
ये सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी इनटू वैल्यू, और नीचे सिर्फ फ्रीक्वेंसी का सम है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब उस पर हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब सिंपली हमें के की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है। सो कीप योर कैलकुलेशन वेरी शॉर्ट एंड गेट योर आंसर। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, के कॉमन है दोनों ही नंबर्स में, तो लेट अस टेक के आउट ऑफ द बॉक्स। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, 48 प्लस 3k। ये समझ में आ रहा है। के जब हमने ऑप्शन दोनों में से कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा 48 प्लस 3k अपॉन 15k। के और के कैंसिल हो जाएगा, 15 विल गो टू द अदर साइड, ये हो जाएगा 15k इज इक्वल्स टू 48 प्लस 3k। के वाले वैल्यूज को एक साइड कर लेंगे, 15 में से 3 जाएगा, माइनस कर देंगे तो बचेगा 12k इज इक्वल्स टू 48। यहाँ से के की वैल्यू बहुत आसान तरीके से निकल जाएगी, 12 4s are 48। सो के की वैल्यू क्या है, 4 है। फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 12। यहाँ दिया है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सेम रिलेशनशिप शेयर कर रहा है जैसे कि गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स में दिया हुआ है। तो लेट्स सी द पेयर ऑफ वर्ड्स फर्स्ट। जो हमारे पास रिलेशन है वो है एक्टर इज इक्वल्स टू थिएटर। ओके, अब वैसा ही रिलेशन कहाँ पर है, तो एक्टर इज इक्वल्स टू थिएटर। तो आपको पता है एक्टर कहाँ पर एक्ट करता है, थिएटर में। एक्टर एक्ट्स इन अ थिएटर। तो सिमिलरली टीचर एक्ट्स इन एग्जामिनेशन, नो, वो तो स्कूल में एक्ट करता है, तो ये तो नहीं हो सकता। राइटर बुक, वैसा रिलेशन नहीं बन रहा। डॉक्टर मेडिसिन, नो। हाँ, बट स्विमर और स्विमिंग पूल का वैसा रिलेशन बन रहा है जैसा एक्टर और थिएटर का है। तो द बेस्ट ऑप्शन इज स्विमर, बिकॉज वी नो स्विमर स्विम्स इन swimming pool. So this is making a good relation in the same way as actor acts in the theater. Okay, next question number 13. There are 6 students A, B, C, D, E and F in a class. Their height is compared. अब इनके heights को compare किया जा रहा है। D is shorter than B. तो जो statements दिए हुए हैं you can just make equations accordingly and last में उसको all combine करके हम compare करेंगे। तो जैसे इसमें बोल रहा है D is shorter than B, तो जो D है वो shorter है B से। ये क्वेश्चन समझ में आया, D is shorter than B but taller than A। जो D है वो taller है, बड़ा है A से। तो आपको पता है ये जो सिंबल है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ उसका मुंह खुला होता है और जो छोटा होता है उसकी तरफ ये नैरो पार्ट होती है। सो D is shorter than B, तो यहाँ से क्लियर है D shorter है B से बट टॉलर देन A। बन गया हमारे पास इक्वेशन। सेकंड क्या बोल रहा है, B is shorter than C। B जो है वो शॉर्टर है किससे, C से। A is taller than E and F। A जो है वो टॉलर है किससे, E और F से। E और F से। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन D। ठीक है, तो D से कितने लोग शॉर्टर हैं, अगर आप D से शॉर्टर का काउंट करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 आर देयर हु आर शॉर्टर देन D। तो ऑब्वियसली बात है थर्ड ऑप्शन दैट इज 3 विल बी योर आंसर। ओके, तो सारे क्वेश्चन के पॉइंट्स को हमने मिलाया एंड वी गॉट द आंसर इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज नंबर 0.06। कितना परसेंट नंबर का 0.06 होगा ये देखना है। सो लेट्स सी, if you see the number, what percent of 25 is number 0.06। तो अगर हम नंबर को मान ले x परसेंट ऑफ 25 इज इक्वल्स टू 0.06। ये समझ में आ रहा होगा। पूछ रहा है ना व्हाट परसेंट ऑफ 25, कितना परसेंट, तो हम उस परसेंट को x मान ले रहे हैं। x परसेंट ऑफ 25 इज इक्वल्स टू 0.06। अब सिंपली आप इसको सॉल्व कर लेना है। इंटू 25 इज इक्वल्स टू 0.06। यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी 25 4 टाइम्स 100 हो जाता है, तो x इज इक्वल्स टू 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.06 इंटू 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 6 are 24, सो वी विल गेट 0.24%।
ओके, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर. वेरी गुड क्वेश्चन इट इज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे. Karachi session of Indian National Congress was held in 1931. It was presided over by. किसने इसको preside किया था? So the correct answer of this question is Sardar Patel. Static question है, याद रखेंगे that Karachi Congress session 1931 was presided over by Sardar Vallabhbhai Patel. ठीक है, ये एक स्पेशल सेशन था ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट कराची. ठीक है, कराची में हुआ था and it was to endorse the Gandhi-Irwin Pact. Okay. Next, question number 16. Which of the following is not a navigation satellite system? Navigation satellite system नहीं है. Okay, navigation satellite system क्या है? जो जिससे हमें एक मीडियम है, मीन्स you can say which tells about the earth network and everything. So that is your navigation satellite system. इस चारों में से नॉट पूछ रहा है. ओके, तो जो बीडीएस है, बीडीएस इज इन चाइना, गैलीलियो इज इन यूरोप एंड आईआरएनएस या फिर एनएवीआईसी इज इन इंडिया आर नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम. ये तीनों ही नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है. मैंने ये भी बता दिया कि किस किस जगह से ये ऑपरेट करते हैं. लाइक बीडीएस इज फ्रॉम चाइना, गैलीलियो इज यूरोप एंड NAVIC या फिर इसको और क्या नाम है इसका, IRNSS. These are all navigational satellite systems. But if we talk about MEO, क्वेश्चन में नॉट पूछा है तो ये तीनों सिमिलर है. नॉट एक ऑप्शन ऑड है, दैट इज MEO. MEO का फुल फॉर्म देखेंगे. इट इज नोन एज मीडियम अर्थ ऑर्बिट. ठीक है, तो ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या है? सैटेलाइट situates in orbit somewhere between 6,000 kilometer to 20,000 kilometer above Earth surface. ठीक है, तो जो ये सैटेलाइट्स होते हैं they move slowly relative to the Earth rotations. तो MEO जो है वो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नहीं है. ओके, दैट अ मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट सिचुएट्स इन ऑर्बिट, ये ऑर्बिट में होता है और वहां वर्क करता है. तो याद रखेंगे दैट इज एन ऑड वन है. क्वेश्चन 17 पे आएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स बिगैन विद डांडी मार्च. ठीक है, डांडी मार्च के साथ कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी? सो द आंसर इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है, डांडी मार्च इज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट मार्च. याद रखेंगे डांडी मार्च का दूसरा नाम क्या है? सॉल्ट मार्च. इसको सॉल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं. दिस वॉज एन एक्ट ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेड बाय मोहनदास करमचंद गांधी. ठीक है, याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस सपोर्टेड निरांचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम. ठीक है, तो कौन सा था? याद रखना है वर्ल्ड बैंक. ओके, वर्ल्ड बैंक, that was the institution that supported Niranchal National Watershed Project to improve watershed management program. Okay, this was associated, means this is a World Bank assisted project. ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने इसको असिस्ट किया था undertaken by the government of India to support integration watershed management program for the improvement and conservation of water resources. ठीक है, ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 2016 में and it was there to continue till 2022. ठीक है, तो एक स्टैटिक क्वेश्चन है ये भी, तो आप इसको याद रखेंगे कि ये प्रोजेक्ट किसने हेड किया था? सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक. क्वेश्चन नंबर 19. which of the following servers convert IP addresses to domain names. ठीक है, सर्वर्स कौन से जो कन्वर्ट करते हैं आईपी एड्रेसेस को टू द डोमेन नेम में कौन से हैं? सो दैट आर DNS. ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम DNS फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम. तो नाम ही में है ये चीज. तो डोमेन नेम्स, आईपी एड्रेस से डोमेन नेम्स में क्या कन्वर्ट करता है? सो दैट इज DNS.
Okay, next question number 20. Name the center in India which is used for launching satellites. तो क्या यूज करके हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है. व्हीलर आइलैंड, याद रखेंगे, व्हीलर आइलैंड. ओके. सी द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल टेस्टिंग सेंटर इज लोकेटेड ऑन डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड. ठीक है, जिसको फॉर्मरली नोन एज व्हीलर आइलैंड. पहले इसको व्हीलर आइलैंड के नाम से जानते थे, एंड दैट इज नाउ नोन एज डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड. ठीक है, व्हीलर आइलैंड, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, एन आइलैंड ऑफ कोस्ट ऑफ ओडिशा. ठीक है. कैसे कैसे मिसाइल्स यहाँ पे यूज हुए हैं? लाइक मिसाइल्स लाइक अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, आस्त्रा, निर्भय, ये सब यहाँ पे टेस्ट हुए हैं. तो याद रखेंगे, द सेंटर विच इज यूज फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट वॉज व्हीलर आइलैंड, ऑल्सो नोन एज डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. The state list contains the subjects of local importance. Which of the following falls under the state list? ये जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें कौन सा है जो स्टेट लिस्ट के अंडर फॉल करता है? ठीक है. सो इफ यू सी द फर्स्ट, taxes and income, banking, insurance, corporation. The fourth option is the correct one which falls under the state list. ठीक है. ठीक है. 7th schedule में it provides for the union list on which the parliament is empowered to legislative, the state on which the state legislature could draft laws, and the concurrent which is open to both union and state. तो आपको पता है तीन तरह के लिस्ट कौन कौन से हैं? यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट. ठीक है. तो जो मैटर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन है, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, ये सब किसके अंदर आते हैं? स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं. याद रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं. What comes under the all three lists? So I will try that I can provide you the important static questions which can be easily solved. So do like and subscribe my channel, and do watch the shorts which comes, so that I can provide you more videos related to it. Okay, now let's see question number 22. Which of the following is not listed in UNESCO World Heritage Sites in India? ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसमें से नहीं है यूनेस्को में. ओके, सो इफ यू सी all these options like Agra Fort, it was there 1983. Sun Temple Konark, it is in 1984, and Fatehpur Sikri 1986 are UNESCO World Heritage Sites in India. So what is not? फोर्थ ऑप्शन. नॉट पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ेंगे नॉट. सो द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट मांडू, मध्य प्रदेश, ये नहीं है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. According to which article of the Constitution of India it is the fundamental duty of every citizen to protect the natural environment? Good question. टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट. ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे. आर्टिकल 51A. ठीक है. तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर डील विद आर्टिकल 51A अंडर पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये भी याद रखेंगे, पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. बट ये टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट कम्स अंडर आर्टिकल 51A. नेक्स्ट question 24. Among the following, which state of India does not recognize Jews as a religious minority? ठीक है. Which state of India does not recognize? याद रखेंगे, not से related question है, Jews as a religious minority. So the answer of this question is second part, that is Kerala. Okay. Gujarat recently became the third state in India to have granted minority status for Jews. तो अभी ये recent हुआ है, following महाराष्ट्र and West Bengal. तो ये तीनों ही जगह पे acceptance है, recognize किया गया Jews को, but not recognized in Kerala. Okay, that is your answer. And now we will see question number 25. If one angle of a parallelogram is 18 degree less than
twice the smallest angle of the same parallelogram, then the largest angle of the parallelogram is. ठीक है, तो आपके पास एक पैरेललोग्राम का फिगर है जिसमें बोल रहा है दैट if one of the angle is 18 less than twice the smallest angle, तो we are not given smallest angle, तो हम smallest angle को x मान लेते हैं. Let the smallest angle be x. Okay, so the other angle is 18 less than twice the smallest angle. So twice the smallest angle means 2x and it is 18 less. ठीक है, so these are the two angles of the parallelogram, and we know that the opposite angles of the parallelogram are equal. So if this angle is x, so the other one will also be x opposite, and if this is 2x minus 18 degree, in the same way यहाँ पे भी 2x minus 18 degree होगा. क्वेश्चन पूछ रहा है लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम. तो इसकी हेल्प से हम पहले x की वैल्यू पता करेंगे. ठीक है, तो वी नो दैट सम ऑफ द two adjacent angles of the parallelogram is 180 degree. Adjacent angle means जो same one line पे linear angle जो होता है that makes 180 degree. तो x plus 2x minus 18 degree is equals to 180 degree. x plus 2x that is 3x, 180 degree minus 18 इधर आ जाएगा तो plus 18 degree. तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 198 डिग्री. यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 198 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 66 डिग्री. तो स्मॉलेस्ट एंगल हमारे पास 66 आ गया. ओके, तो सिंपली हमें पता है दैट ऑन टू एडजेसेंट एंगल सम इज 180. वन एंगल वी आर नोइंग. सिंपली फॉर द लार्जेस्ट एंगल वी विल माइनस. हमें पता है 66 स्मॉलेस्ट एंगल है, तो स्मॉलेस्ट एंगल को 180 डिग्री से माइनस कर देंगे. वी विल गेट 114 डिग्री. दैट इज द लार्जेस्ट एंगल. फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे. सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज ₹50. तो यहाँ पर रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर एंड ₹50 इज योर सिंपल इंटरेस्ट. तो मिसिंग क्या है? प्रिंसिपल. सो विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन हम लोग पहले प्रिंसिपल पता करेंगे. ओके, सो वी नो द फॉर्मूला. How to calculate principal? P is equals to SI into 100 upon R into T. ये प्रिंसिपल पता करने का फॉर्मूला है. तो यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करेंगे. SI क्वेश्चन में 50 दिया है, रेट दी हुई है 5% एंड टाइम 2 years. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट. सो वी गॉट प्रिंसिपल 500. ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास 500 आ गया. अब क्वेश्चन में पूछ रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम इंटरेस्ट रेट. मीन्स वी गॉट द सम, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, तो अब आपको CI का फॉर्मूला पता है. कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n माइनस 1. ओके, नाउ सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट इट. प्रिंसिपल अभी हमने कैलकुलेट किया 500 है. ओके, 1 प्लस रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, रेट इज 5% अपॉन 100. n क्या है? n क्या है? टाइम है, -1. ओके, नाउ विल सॉल्व इट. 500 इसको सॉल्व करेंगे, ये 105 हो जाएगा. 105 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 100 -1. ओके, 500. अब यहाँ से हमें सॉल्व करना है. 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 21 अपॉन 20 आ जाएगा. ठीक है, 21 का स्क्वायर होता है 441 अपॉन 20 का स्क्वायर होगा 400 -1. अब हमारे पास बचा 500 ब्रैकेट, नीचे हमारे पास एलसीएम आ गया 400. यहाँ पे हो जाएगा 441 माइनस 400. ओके, आगे की सॉल्यूशन में 500 इंटू इसको माइनस करने पे बचेगा 41 अपॉन 400. डबल जीरोस कैंसिल हो जाएंगे एंड देन वी विल मल्टीप्लाई. उसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा, कट करने पे वैल्यू 51.25. ठीक है, 51.25 इज योर सेकेंड ऑप्शन. ओके, एंड दैट इज योर आंसर. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर
27। ये क्वेश्चन इजी था, यहाँ पे सिर्फ आपको SI के हेल्प से प्रिंसिपल पता करना था और फिर आपको CI कैलकुलेट करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्पैक्ट द कंप्यूटर्स जनरल परफॉर्मेंस। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए चारों, इसमें से हमें बताना है कौन सा इम्पैक्ट नहीं करता है, नॉट। ओके, तो क्या इम्पैक्ट करता है कंप्यूटर के जनरल परफॉर्मेंस को? इट डिपेंड्स अपॉन CPU स्पीड, रैम साइज, हार्ड डिस्क स्पीड। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर है। जो नहीं करता इम्पैक्ट वो है साइज ऑफ द ग्राफिक्स कार्ड। ओके, सो योर आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, साइज ऑफ द ग्राफिक्स कार्ड। इट डज नॉट इम्पैक्ट द कंप्यूटर्स जनरल परफॉर्मेंस। क्या इम्पैक्ट करता है? CPU का स्पीड, रैम की साइज और हार्ड डिस्क स्पीड। ये सारी चीजें रैम के जनरल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, यहाँ पे चार जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं उसमें से बताना है कि क्या करेक्ट नहीं है। नॉट, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, नॉट वर्ड ध्यान में रखेंगे। सो इट इज गिवन, ही रोट अ बुक अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इज इट करेक्ट? Yes. So it is the correct option. He has written a book. Name a gift to monotheist. ये भी याद रखेंगे. Maybe the name of the book is given and you have to match. तो ये correct option है. Second option is he believed in social equality of all human beings. Correct. He is considered as the pioneer of modern Indian race renaissance. Yes, correct. But it is given that he founded Arya Samaj, जो कि गलत है. He has founded ब्रह्मो समाज. ठीक है, Raja Ram Mohan Roy has founded Brahmo Samaj. In which year? Brahmo Samaj in 1828 in Calcutta. Okay, तो ये याद रखेंगे, that is important. Okay, and who has founded Arya Samaj? आर्य समाज की खोज किसने की थी? That was founded by स्वामी दयानंद सरस्वती. ये भी याद रखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती. Now next question. A sum of rupees 800 is invested for 3 years at the simple interest rate. The rates of interest for 3 years are 6%, 8% and 10% per annum. तो रेट हमें 3% बता रहे हैं, 3 years के लिए अलग अलग परसेंटेज है. फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर वी हैव टू कैलकुलेट. सो फर्स्ट ईयर हमारे पास पी क्या है, अमाउंट सम जो इन्वेस्ट हुआ है, दैट इज 800. फर्स्ट ईयर में कितना परसेंट रेट है? 6% रेट है. इनटू वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ईयर, 1 ईयर की बात हो रही है पहले, अपॉन 100 प्लस दूसरा हमारे पास क्या है, 800 हमारा पी है, रेट क्या दिया हुआ है 8, फिर से हम 1 साल की बात कर रहे हैं अपॉन 100. ठीक है, प्लस अब हम लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, वहां पे भी प्रिंसिपल 800 इंटू रेट 10% इंटू 1 अपॉन 100. सिंपली आपको इन सबको कैलकुलेट कर लेना है एंड एट दैट लास्ट यू विल गेट द वैल्यू. So 2 zeros are cancelled. Okay, 8 6 are 48 plus 8 8 are 64 plus 8 10 are 80. इन तीनों का सम करेंगे and we'll get rupees 192. That is fourth option. Okay, rupees 192. That is your answer. Next question number 30. The length and breadth of a square are increased by 30% and 20%. तो जो 30% और 20% है वो सक्सेसिव रेट बता रहा है. तो जब भी ऐसे परसेंटेज रिक्वायर्ड परसेंटेज फाइंड करने होते हैं, सो द फॉर्मूला इज व्हाट, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%. ओके, x यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंक्रीज जो हुआ है परसेंटेज, पहले 30% एंड देन 20% प्लस 30 इंटू 20 अपॉन 100. सिंपली आपको बस ये रखना था एंड नाउ यू कैन जस्ट फाइंड आउट द आंसर. 2 zeros यहाँ से कैंसिल हो गए, 30 प्लस 20 50 प्लस 3 2 are 6, दैट इज 56%. ठीक है, दैट इज द थर्ड ऑप्शन. 56% आपका आंसर हो गया है यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया. सो फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया
किसको कहा गया है? दैट इज कंसिडर्ड एज समाचार दर्पण. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन. समाचार दर्पण was the first vernacular newspaper of India which was published on 31st May. याद रखेंगे डेट भी 1880. ये कब पब्लिश हुआ था? 31st May 1880. ओके, बाय कैरे एंड मार्शमैन फ्रॉम सिरमपोर. ठीक है, इसको किस पीरियड में स्टार्ट किया गया था? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग. लॉर्ड हेस्टिंग के पीरियड में से स्टार्ट किया गया था. समाचार दर्पण नोन एज फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? करेक्ट अबाउट एल नीनो. ठीक है, एल नीनो के बारे में करेक्ट है. सो व्हाट इज एल नीनो? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैटिक क्वेश्चन है. एल नीनो इज अ क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब्स द अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर्स इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन. ठीक है, ये क्लाइमेटिक पैटर्न के बारे में बताता है. सिंपल वर्ड्स में अगर आप जानेंगे तो एल नीनो टेल्स अस अबाउट द क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब्स द अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ द सरफेस वाटर. सो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट करेक्ट है. The first point is saying that it is an unusual warming of surface waters in the Pacific Ocean. I told you the same thing. So the very first option is your answer, जो कि सही है. ठीक है, it is a warm phase of the larger phenomenon called the El Nino. ठीक है, it is not affected by India is not affected. ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत पॉइंट है. So the very correct about El Nino is that it is unusual warming of surface waters in the Pacific Ocean. Next, question number 33. The UN system is based on 6 principal organs. Which of the following organ does not come under it? ठीक है, 6 principal organs पे based है UN system. तो कौन से organs नहीं है वो? So you remember that the main organs of the UN are the General Assembly. ठीक है, General Assembly है, Security Council, Economic and Social Council, Trustship Council, International Court of Justice and UN Secretariat. ठीक है, so like this we know that total we have based on 6 principal organs. क्या क्या है? All the 6 names you need to remember. Which is not in the list, as I have read the name, so the name is which is not in the list is Food and Agriculture Organization of United Nations. ठीक है, Food and Agriculture Organization of the United Nations is a specialized agency of the United Nations. Now next question number 34. Name the gas which is filled in wick type lighters. Okay, so the answer is butane. Okay, butane is a highly flammable, colorless, easily liquefied gas that is used in gas type lighters, cigarette lighters or butane torches. तो याद रखेंगे कि that is filled wick type lighters, that is butane. Important है, static question है, science based. Now question number 35. At a firing range, 3 shooters are firing at their respective targets. ठीक है, 3 shooters हैं, वो अपने respective target पे fire कर रहे हैं. The first, second and the third shooter hit their target once every 4 second, 5 second and 6 second. ठीक है, ये इनके टाइम है. Once every 4 second, 5 second and 6 seconds they were setting the target, they were just shooting on their target. If all of them hit their target together at 10 am, ये सब ने एक साथ 10 बजे 10 am सुबह एक साथ शूट किया, then at what time will they hit their target together again? तो वो कौन सा टाइम होगा जब ये एक साथ फिर से हिट करेंगे? So for such type of question you need to find out LCM of the given time. ये जो दिए हुए समय यहाँ पे हम इसका LCM फाइंड आउट करेंगे. Okay, now let's see what will be the LCM. 5 3s are 15, 15 2s are 30, 30 2s are 60. So the time is 60 second. Okay, second को हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे. So we will get 1 minute. Clear? 1 minute. हमारे पास टाइम क्या था? सुबह के 10 बजे. तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा? प्लस 1 मिनट, दैट इज 10:01 पर एक साथ फिर से शूट होगा. सो द आंसर इज ऑप्शन 4. ओके, ऑप्शन 4 10 AM 10 10 hour 1 minute AM.
Next question number 36. When the price of a gun was increased by 25% and number of guns was sold decreased by 15%. तो एक तरफ price of gun increase हुआ 25% and the number of guns sold decrease. So what was the effect on the sale? Okay, so we know the formula for it. The formula is x plus y plus xy upon 100 into %. ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं. तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है x में, तो इट विल बी पॉजिटिव 25, और डिक्रीमेंट हुआ है डिक्रीज्ड बाय 15%, तो वो माइनस हो जाएगा. ओके, अगेन आपको वैल्यू x और y की पता चल गई, +25 y -15, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस 25 इंटू 15 अपॉन 100. ओके, बस सिंपली इसे सॉल्व कर देना है. 25 माइनस 15 इज 10, माइनस यहाँ करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 4 जार 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 3.75 एंड द वैल्यू इज 6.25%. पॉजिटिव वैल्यू है, सो द आंसर इज इंक्रीज. सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा 6.25% इंक्रीज. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. x and y together can finish a task in 20 days. ठीक है, x plus y किसी भी टास्क को 20 दिन में कर ले रहे हैं. एंड y alone can finish the same task in 25 days. तो हमें पता करना है in how many days can x alone can finish the task. इजी क्वेश्चन है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. तो सबसे पहले हमें 20 और 25 का एलसीएम निकालना है. वी विल गेट 100. आप सबको एलसीएम निकालने आ रहा है. सो नाउ डायरेक्टली 20 एंड 25 का एलसीएम हो जाएगा 100. So what will be the value of x plus y? 100 divided by 20, 5. And what will be the value of y here? 100 divided by 25 is 4. तो अगर हमें अब टाइम टेकन बाय सिर्फ x निकालना है, टाइम टेकन बाय सिर्फ x अलोन, सो इट विल बी व्हाट, 100 अपॉन. अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले में x प्लस वाई की वैल्यू दी है और सेकेंड में y की, तो जब हम 5 माइनस 1 4 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज 1. सो द आंसर इज 100. ऑप्शन 3 इज योर आंसर. ओके, 100 इज द टाइम फॉर, means 100 is the number of days for x alone to finish the task. Next, question number 38. Select the Venn diagram that best represents the relationship between the following classes. रायपुर, छत्तीसगढ़ एंड बिहार, इन तीनों में बेस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है. सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट बिहार एंड छत्तीसगढ़ आर बोथ स्टेट ऑफ इंडिया. ओके, छत्तीसगढ़ एंड बिहार ये स्टेट है. बट इफ वी टॉक अबाउट रायपुर, रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़. तो रायपुर तो छत्तीसगढ़ से रिलेट कर रहा है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर आएगा ना ये, if it is a capital. Okay, and what about Bihar? Bihar is a different state. So this kind of Venn diagram can represent it best. So that is option C, and C किस पे दिया है, थर्ड ऑप्शन में. So that is your answer. Now next, question 39. Indian classical dance form कुचिपुड़ी developed in the state of. कुचिपुड़ी डांस कहाँ पे डेवलप्ड है, इट इज़ इन आंध्र प्रदेश. याद रखेंगे कि स्टैटिक क्वेश्चन है, अच्छा है. कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन आंध्र प्रदेश. ओके, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द विलेज नेम. नेक्स्ट क्वेश्चन 40. What is the name of the company which is responsible for Bhopal tragedy in 1984 that happened due to accidental leakage of methyl isocyanate? इस भोपाल ट्रेजेडी से अक्सर ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यू विल रीड इट इन डिटेल, इसकी पूरी थ्योरी पढ़ेंगे. एंड क्वेश्चन में नेम ऑफ द कंपनी पूछ रहा है, सो द नेम ऑफ दैट कंपनी वाज यूनियन कार्बाइड. ठीक है, आपको पता है दैट इन द पोस्ट मिडनाइट ऑन December 3, 1984 methyl isocyanate leaked from the पेस्टिसाइड प्लांट ऑफ यूनियन कार्बाइड. अब इसका नाम क्या हो गया है, नाउ इट इज नोन एज डो केमिकल्स. ठीक है, अब इसको डो केमिकल्स के नाम से जानते हैं. ठीक है, एंड दैट इज एन एमएनसी इन मध्य प्रदेश, कैपिटल भोपाल. ठीक है, भोपाल में, इस वजह से इसका नाम भोपाल ट्रेजेडी है. एंड इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है आप पढ़ लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. Select the option in which words share the same relationship as that shared by the given pair of words. So memory is equals to RAM.
जिस तरीके का रिलेशन मेमोरी और रैम के बीच में है वैसे ही हमें इन चारों में बताना है। तो कीबोर्ड और अल्फाबेट में क्या सेम मेमोरी है, सॉरी सेम रिलेशन है एज इट इज देयर इन बिटवीन memory and RAM? No. Memory, RAM is a type of memory. Okay, RAM is a type of memory, but alphabet is not a type of card keyboard. This is also not matching hard disk and USB, CPU and monitor. No. Last option, printer and laser jet. ठीक है, a laser printer is a popular type of personal computer printer that uses a non-impact photocopier technology. ठीक है, इस वजह से वैसा ही रिलेशन ये शो कर रहा है बिकॉज लेजर जेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रिंटर, तो वो टाइप शो कर रहा है दैट इन द सेम वे एज रैम इज अ टाइप ऑफ मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. इफ एप्पल को अगर हम कोड कर रहे हैं एज BRSPJ एंड मैंगो एस, और मैंगो को कोड कर रहे हैं एज NCQKT, देन ग्रेप्स इज इक्वल्स टू, तो हमें ग्रेप्स का बताना है क्या होगा. सो इफ यू सी द कोड, ए के बाद बी आता है. ओके, पी में +2 करेंगे तो आर आएगा, पी के बाद क्यू, पी क्यू देन आर. ओके, पी के बाद एस कैसे आ रहा है, +3 करने पे पी क्यू आर, +3 करने के बाद एस आ रहा है. ठीक है, उसी तरीके से एल में +4 करने पे पी आ रहा है और ई में +5 करने पे जे आ रहा है. तो सेम थिंग यहाँ पे, एम के बाद एन, ए के बाद +2 करेंगे तो सी आ जाएगा. तो वही वाला फॉर्मेट यहाँ पे भी हमें फॉलो करना है. जी के बाद क्या आता है, ABCDEFG H, तो पहला लेटर एच है. आर में +2 करेंगे RS, तो दूसरा आ जाएगा टी. ए में +3 करेंगे तो डी आ जाएगा. तो ऑप्शंस में आप देख सकते हैं HTD, जहां पे आपको पहले 3 लेटर्स दिख रहे हैं मिलते हुए, वही आपका आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन 43. Which of the following statements is not correct about the Pacific Ring of Fire? Pacific Ring of Fire के बारे में सही नहीं है, not correct. Okay, so first option is 75% of Earth volcanoes are located along the Ring of Fire, so that is correct. The Pacific Rim covers the eastern shores of North America and South America. It is a belt of active volcanoes, correct. Its length is approximately 40,000 km, correct. But the point which is saying that the Pacific Rim covers the eastern shores of North America and South America, that is not correct. ये हमारा आंसर हो जाएगा बिकॉज नॉट करेक्ट ऑप्शन में पूछ रहा है. द पैसिफिक रिम कवर्स द वेस्टर्न शोर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, नॉट द ईस्टर्न शोर. यहाँ पर वेस्टर्न शोर लिखा होना चाहिए था. ठीक है, अगर यहाँ पे वेस्टर्न शोर लिखा होता तो ये ऑप्शन सही होता, बट यहाँ पर ईस्टर्न लिखा है तो ये गलत है. ठीक है, आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैटिक क्वेश्चन है. द पैसिफिक रिम कवर्स द वेस्टर्न shores of North America and South America and the shores of Australia, Eastern Asia and the islands of the Pacific. Next question number 44. Chlorophyll contains which of the following elements? ठीक है, chlorophyll क्या contain करता है? Very important question, static है साइंस से, so you need to remember the answer is magnesium. Chlorophyll contains magnesium. Okay, chlorophyll contains magnesium ion encased in a large chlorine ring framework. Okay, now next question number 45 पे आएंगे. If x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 is equals to 322 and x is greater than 1, means यहाँ पे जो x है वो 1 से बड़ा है, then what is the value of this number? Okay, हमें x cube minus 1 upon x cube की वैल्यू बतानी है. So if we see the options, आप इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं. ओके, यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू एंड जस्ट फाइंड इट आउट व्हाट इट इज. और द सेकेंड वे ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चन इज टू गो थ्रू द फॉर्मूला. अगर हम फॉर्मूला को फॉलो करें तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 1/4 इज इक्वल्स टू 322. And on my channel I have given in my shorts videos, you must see question number 45 based जो questions है algebra, वहाँ पर मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है that how you can do it with the formula just by seeing the question.
तो अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर हम इसे ब्रेक डाउन करें विद द फॉर्मूला, तो इट कैन बी रिटन एज x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 2। ठीक है, इसमें प्लस 2 हो जाएगा दोनों साइड, एंड देन वी हैव दिस वैल्यू एज 324। ये जो 322 है वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 324। नाउ अब आप इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल पावर 2 इज इक्वल्स टू 324 इज अ स्क्वायर ऑफ 18। आपको पता है 18 स्क्वायर, सिंपल, स्क्वायर स्क्वायर विल गेट कैंसिल, यू आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18। नाउ अब फिर से इसको ब्रेक डाउन करेंगे। नाउ व्हाट कैन बी पॉसिबल वैल्यू, 18 को हम कैसे एक स्क्वायर नंबर बना सकते हैं, बाय जस्ट सब्ट्रैक्टिंग 2। अगर हम 18 से -2 कर दें, देन वी कैन सिंपली गेट द वैल्यू 16। 16 इज अ स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, अब हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x टू द पावर स्क्वायर। ओके, पावर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसे, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16, एंड यू नो 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4, तो डायरेक्ट 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज 16। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू, नेक्स्ट इज स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या बच रही है, वी आर गेटिंग हियर x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नाउ व्हाट इज सेइंग इन द क्वेश्चन में हमसे वैल्यू पूछ रहा है x³ माइनस 1/x³, इसका फॉर्मूला इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं एज x माइनस 1/x पावर 3 प्लस 3 इंटू x माइनस 1/x। व्हाट इज दैट, अ फॉर्मूला फॉर x³ माइनस 1/x³। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप क्या हो जाएगा, सिंपली हमें पता है x माइनस 1/x का पावर क्यूब, जिसकी वैल्यू क्या दी हुई है 4, तो यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू 4, सिंपली 4 का क्यूब मीन्स 64 प्लस 4 3 आर 12, 64 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 76। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन 76। ओके, now let's see question number 46, identify the number from the given option that does not belong to the series। ठीक है, नॉट पूछ रहा है, जो इस सीरीज को बिलोंग नहीं करता है, तो हम पहले चेक करेंगे कि हमारा पैटर्न क्या है। तो 3 से 7 आने में +4, 7 से 10 आने में, सॉरी 17 आने में +10, 17 to 31 + 14 एंड 31 to 59 + 24। ठीक है, ये सीरीज दिख रहा है हमें। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, अगर हम इस पूरे पैटर्न को देखें तो इट इज नॉट सेटिंग अप द प्रॉपर टारगेट। इससे ये क्लियर हो रहा है कि 4 में 10 को ऐड किया तो 14 आया। ओके, 4 + 10 इज इक्वल्स टू 14, बट 59 डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सीरीज 59। Okay, now we will see question number 46. Identify the number from the given option that does not दिया हुआ है, not belongs to the following series। तो पहले हम सीरीज चेक करेंगे, हमारे पास है 3 7 17 31 एंड 59। सो इफ वी सी 3 to 7, जब हम 3 से 7 जा रहे हैं वी आर डूइंग +4, 7 to 17 + 10, 17 to 31 + 14, 31 to 59 आना होगा, तो क्या होगा। अब आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा क्या है, 4 में 10 ऐड कर रहे हैं तो 14 आ रहा है, उसी तरीके से 14 और 10 को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए नेक्स्ट 24। तो जब हम 31 में 24 ऐड करेंगे व्हाट वी विल गेट, 31 + 24 वी विल गेट 55, बट क्वेश्चन में दिया है 59 विच इज नॉट करेक्ट। ओके, तो ये ऑड हो जाएगा ऑप्शन 59 is odd, that is the first option, so first option is your answer here। Next question number 47,
If the total surface area of a cube is 864 meter square, then its volume is, total surface area दिया हुआ है क्यूब का, ठीक है, दैट इज 864 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या है, 6a²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, 6a², a इज साइड ऑफ द स्क्वायर, इज इक्वल्स टू 864। ओके, अब इसके हेल्प से हम साइड पता कर लेंगे। 864 डिवाइडेड बाई 6 विल गेट 144। a² मीन्स a अंडर रूट 144 हो जाएगा, दैट इज 12। ए की वैल्यू निकल गई, दैट इज 12 मीटर। क्वेश्चन में पूछ रहा है इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, वी हैव रेड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड मीन्स ए क्यूब, ठीक है। सिंपली 12 का क्यूब कर देंगे, 12 का क्यूब 728 मीटर क्यूब आ जाएगा, 728, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन एंड दैट इज योर आंसर। ओके, 728 meter cube is your answer. Next. Okay, now we will see question number 48. There are 5 friends A, B, C, D and E who work as a doctor, lawyer, businessman, engineer and cook and live in Delhi, Mumbai, Goa, Panji and Punjab, but not necessarily in the same order. ठीक है, ये याद रखना है कि इसी ऑर्डर में नहीं, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें सेट बनाना है। पहला इन्फॉर्मेशन है दैट द प्रोफेशन ऑफ नो टू फ्रेंड्स इज सेम एंड नो टू फ्रेंड्स लिव एट द सेम प्लेस। ठीक है, ये क्लियर है कि दो लोग एक जगह पे नहीं है और दो लोगों की प्रोफेशन सेम नहीं है। सो ए वर्क एज अ कुक, ठीक है, द प्रोफेशन ऑफ ए इज कुक, ओके, बट डज नॉट लिव इन गोवा एंड पणजी। तो ए तो गोवा और पणजी में है ही नहीं, तो ए के साथ ये ऑप्शन एलिमिनेट है। नेक्स्ट बोल रहा है दैट बी एंड डी लिव इन दिल्ली एंड मुंबई। तो बी and D live in Delhi and D in Mumbai। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है A और B और D के बारे में। एंड देन इट इज सेइंग C वर्क एज अ लॉयर, C का प्रोफेशन दिया हुआ है दैट इज ऑफ लॉयर। डॉक्टर लिव्स इन गोवा, जो डॉक्टर है वो गोवा में है। तो अभी हमारे पास प्रोफेशन क्या है, कुक का A है, B की प्रोफेशन नहीं है बट दिल्ली दी हुई है, C लॉयर है तो वो तो डॉक्टर है ही नहीं, और D मुंबई में है, तो बचा E जो है दैट इज वेरी क्लियर कि वो डॉक्टर है और वो कहाँ रह रहा है, लिविंग इन गोवा। ओके, तो एक E है जिसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, उसके अलावा जो दी हुई इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास ये है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट B इन द ऑप्शन इज दिल्ली एंड बिजनेसमैन। तो बी क्या जो दिल्ली में है वो बिजनेसमैन है, ये ऐसा इस पूरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें सिर्फ बी और डी का प्लेस बताया है। बट इफ वी सी अगर हम देखें तो ये क्लियर है कि जो सी है वो उसका प्लेस क्या होगा, ठीक है, सी वर्क एज अ लॉयर एंड ए वर्क एज अ कुक। तो दो ऐसे लोग हैं जिनकी प्लेसेस क्लियर नहीं है, वो है ए और सी, और क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोल दिया है दैट ए डज नॉट लिव इन गोवा एंड पणजी। तो ए तो गोवा हो ही नहीं सकता या पणजी हो ही नहीं सकता, तो सी का इंफॉर्मेशन क्लियर है दैट इज सी इज लिविंग इन पणजी। तो दिए हुए ऑप्शन में ऑप्शन 4 सही होगा। ओके, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लाइक दिस यू नीड टू एलिमिनेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पे आएंगे। find the sum of face value of 8 and 5 in the number। तो जो नंबर है उसमें 8 और 5 का हमें फेस वैल्यू बताना है। फेस वैल्यू इज व्हाट, फेस वैल्यू इज कॉल्ड मिरर वैल्यू, ठीक है, मिरर वैल्यू कहते हैं बिकॉज द सेम वैल्यू इज द नंबर हैव इट इज द सेम थिंग। सो सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 8 एंड 5, 8 कौन से प्लेस पे है, फेस वैल्यू ऑफ 8 हो जाएगा, ओके, एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 हो जाएगा। सो 8 + 5, यहाँ पे फेस वैल्यू की बात हो रही है, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग। सो 8 + 5 इज 13 इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट फॉर टुडे द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 50। ध्यान से देखेंगे, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन।
Okay, read the given statement and conclusions carefully, and then we have to find out which is logically following the conclusion. Okay, statement. So the first statement is all mouses are keyboard. All mouses are keyboards. Okay, and some keyboards are keyless. Clear? तो हमारे पास कंक्लूजन क्या है? सम कीलेस आर माउसेस. तो क्या कुछ जो कीलेस है वो माउसेस है? आई डोंट थिंक सो. नहीं. जो हम फिगर अभी बनाए हैं, क्या कीलेस और माउस के जो पार्ट है वो टच हो रहे हैं इन द क्वेश्चन? नो. So the first option, which is saying that some in the question, what it is saying, some keyless are mouses. No, because in the statement it is written only some keyboards are keyless. Okay, all keyless are keyboards. जो पूरे के पूरे कीलेस हैं, क्या वो पूरे कीबोर्ड्स हैं? नो. सेकेंड भी फॉलो नहीं कर रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज वेरी क्लियर दैट योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा based on syllogism. Okay, so today we have completed total 50 questions. In the next, I'm going to come with the next 50 questions with detailed solution. Do like and subscribe my channel for more previous year question papers and detailed solution. Thank you.